31। ठीक है, देख के बताओ चैप्टर नंबर 31 में स्लाइड्स ओपन करो। चैप्टर नंबर 31 का नाम क्या है? क्विनोलोन्स, फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक्स, यही नाम है ना चैप्टर का? यस मैम। हम लोग मेनली पढ़ क्या रहे हैं? कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स पढ़ रहे हैं। यस मैम। क्विनोलोन्स, फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक्स क्या करेंगे? इन्फेक्शंस होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए बेसिकली ये चैप्टर है, इनके अगेंस्ट हम लोग ड्रग्स के एक्शन चेक करेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर 3 मेन कैटेगरीज दी गई हैं। ठीक है, याद है जब हम लोग पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन पढ़ रहे थे, हमने कहा जी ये तो ड्रग्स इस तरीके से एक्ट कर रही है, ठीक है, सेल वॉल को इफेक्ट कर रही है। आगे जाकर हम लोग कुछ ड्रग्स ऐसे भी पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया के डीएनए को इफेक्ट करेंगी, ऐसे ही पढ़ा था ना हम लोगों ने। सो ये वो वाली ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया के डीएनए को इफेक्ट करेंगी। अब इसमें 3 कैटेगरीज दी गई हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्विनोलोन्स, जो मेनली हम लोग आज पढ़ने जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं जी इस चैप्टर के अंदर और कौन सी ड्रग क्लासेस दी गई हैं। क्लासिफिकेशन बेसिकली हम लोगों ने याद करनी है। सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, देख के मुझे बताओ कितनी ड्रग क्लासेस हैं? 4 हैं। फर्स्ट वन इज फ्लोरोक्विनोलोन्स, ऐसे ही है, जबकि हमारे चैप्टर का क्या नाम है? क्विनोलोन्स। ठीक है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे जी फ्लोरोक्विनोलोन्स क्यों लिखा गया है। ओके, देन सेकंड वन इज इनहिबिटर ऑफ फोलेट सिंथेसिस। ओके, फोलेट सिंथेसिस के इनहिबिटर्स आगे। सेकंड वन इज इनहिबिटर ऑफ फोलेट रिडक्शन। ओके, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया फोर्थ कैटेगरी में। क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ? इनहिबिटर ऑफ फोलेट सिंथेसिस एंड रिडक्शन। ओके, अब एंड में क्या आ गया जो हमारे चैप्टर के अंदर टॉपिक है? यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक्स। यानी कि ये 4 कैटेगरीज हैं, ये 4 क्लासिफिकेशंस हैं जो हम लोगों को याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब इधर जनरल क्लासिफिकेशन दी है जी, फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर ये ड्रग्स आ रही हैं। ठीक है, सिंपल क्लासिफिकेशन दी है, जिससे हम लोगों ने सेफ्लोस्पोरिन के अंदर जनरेशंस पढ़ी थी। इसी तरह फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर आपके पास 4 जनरेशंस हैं। ठीक है, आखिर जब हम लोगों ने सेफ्लोस्पोरिन को क्लासिफाई किया तो स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था ना। फर्स्ट सेफ्लोस्पोरिन जनरेशन किसके अगेंस्ट एक्टिव थी? पॉजिटिव या नेगेटिव? ओके, फर्स्ट मोर पॉजिटिव, देन सेकंड मोर नेगेटिव। मींस नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी आपकी बढ़ती है, ऐसे ही आए ना। अब हम लोग जब फ्लोरोक्विनोलोन्स डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर एक चीज देखनी आपने कि स्पेक्ट्रम किसके अगेंस्ट बढ़ रहा है, पॉजिटिव के अगेंस्ट या नेगेटिव के अगेंस्ट। अच्छा, अब जरूरी तो नहीं है कि एक के अगेंस्ट बढ़े और दूसरे के अगेंस्ट कम हो। ऐसी भी तो ड्रग्स आ सकती हैं जो एक के अगेंस्ट अपना स्पेक्ट्रम मेंटेन करे और दूसरे टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट अपना स्पेक्ट्रम बढ़ाती जाए। पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास। सो आज की क्लासिफिकेशन में ये चीज आप लोगों ने गौर करनी है और मुझे बताना है जी क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है सेफ्लोस्पोरिन्स की और फ्लोरोक्विनोलोन्स की। अब जस्ट एक जनरल क्लासिफिकेशन देखो फ्लोरोक्विनोलोन्स की, कैसे क्लासिफाई किया गया जनरल। अभी इसने जनरेशंस नहीं बताई। ठीक है, फर्स्ट वन इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन। नाम सुने कभी सिप्रोफ्लॉक्सासिन का? मार्केट में अवेलेबल है ना। नोविडेट का नाम सुने? नोविडेट का जो बेसिक जेनेरिक है दैट इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इंडिकेशन क्या है? हम लोग आम यूज करते हैं ना। इंडिकेशन क्या है? इन्फेक्शंस के लिए। ओके, यूटीआईज के लिए और एंटीबायोटिक तो बड़ी एंटीबायोटिक्स रहे हैं। कभी सुने डायरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं? डायरिया के लिए मेन। अच्छा, जब तक हम लोगों के पास पुराने एडिशंस थे ना, 5th 6th एडिशन था, उसमें था दिस इज फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया, तब की बात थी ये। अब 7th एडिशन में ऐसी कोई लाइन नहीं देखोगे, बस लिखा है दिस इज फॉर ट्रैवलर्स डायरिया। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट वाली स्टेटमेंट हटा दी गई है। क्या रीजन है क्यों हटा दी गई होगी? रेजिस्टेंस की वजह से। इट मींस अब हमें डायरिया के लिए कोई नई ट्रीटमेंट चाहिए, ऐसे ही है ना। ओके, पहले नोट किया अगर डायरिया होता था लोग मेडिसिन देते थे, ठीक हो जाते थे। अब तो ऐसा नहीं होता, अब टाइम लेते हैं ना रेजिस्टेंस की
वजह से। ओके जी, फर्स्ट आ गई सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कभी लीफलॉक्स का नाम सुने? लीफलॉक्स किस चीज के लिए? लीफलॉक्स, कभी गला वगैरह खराब हो, रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन हो तो लीफलॉक्स का नाम सुना है ना? वो भी फ्लोरोक्विनोलोन्स है, ठीक है। लीवोफ्लॉक्सासिन नोट करना, CIN नाम के एंड पे आ रहा है। ओके जी, फ्लोरोक्विनोलोन्स में पहला हमने जो मार्केट में हमें अच्छी तरह से याद है सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, सेकंड वन इज लीवोफ्लॉक्सासिन। अच्छा, इसके अलावा क्या नाम है जी? डेलोफ्लॉक्सासिन। देखेंगे कौन सी जनरेशन है भाई। इन फ्लोरोक्विनोलोन्स में कुछ एक फ्लोरोक्विनोलोन एक ऐसी भी है जो हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट लाइन एजेंट तो नहीं ना हो सकता क्योंकि एंटी-टी भी अपनी अलग से प्रॉपर रेजीम है ना, ऐसे ही है। ओके, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास एक सेकंड ऑप्शन तो है, फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर भी वो आ रही है, ठीक है। गैमीफ्लॉक्सासिन, देन लीवोफ्लॉक्सासिन हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, हम लोग मार्केट में आम अवेलेबल है। ओके, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन, ये जनरल नाम है जो आपकी बुक के अंदर इसने मेंशन कर दिए 7th एडिशन के अंदर। लेकिन पुराने एडिशंस भी अच्छे हैं, कुछ चीज़ें हमें पुराने एडिशन से लेनी चाहिए। अगर क्लासिफिकेशन कैसे की थी? जनरेशंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। हम पुरानी चीज़ पढ़ते हैं, नई से कंपेयर करते हैं, फिर ही हमें डिफरेंस पता चलता है ना। अगर फर्स्ट के लिए मैं आपको ना बताऊँ कि पुरानी बुक में था सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर ट्रैवलर्स डायरिया, और अब मैं दिस इज यूज फॉर ट्रैवलर्स डायरिया। आपको कैसा पता चला कि रेजिस्टेंस आई है, इस वजह से ये हुआ है। ओके, हम लोगों ने 7th एडिशन खोला, 7th एडिशन में इन्होंने क्लासिफाई कर दिया फ्लोरोक्विनोलोन्स को, ठीक है। लेकिन अब इसने टेक्स्ट के अंदर जनरेशंस दे दी, लेकिन क्लासिफिकेशन के अंदर विद हेडिंग्स मेंशन नहीं की। तो यानी कि पढ़ने में आसानी तो ना होगी हमें, लेकिन जब हम लोगों के पास 6th एडिशन था उसके अंदर उसने विद जनरेशन हमें क्लासिफिकेशन दी थी, और जो स्पेक्ट्रम, कलर्ड स्पेक्ट्रम हमें दिया था जी, ग्राम पॉजिटिव के लिए, ग्राम नेगेटिव के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, क्लेमाइडिया के लिए। अच्छा, ऐसे लगता है आप लोगों को, अब आप लोगों को नाम याद है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, के जैसे बहुत कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है, बहुत कॉमनली यूज्ड ड्रग है। कोई एक ड्रग अगर मार्केट में इतनी कॉमनली यूज हो रही है तो क्या वजह होती है? इट मींस उसकी काइनेटिक्स अच्छी है, ऐसे ही आता है ना। सबसे पहले हम लोगों के समझ में आता है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स अच्छी है, इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है। बुक में पढ़ेंगे कि एक रेंज ऑफ परसेंटेज दी है, मैक्सिमम 80%, 80 to 90% इसकी एब्जॉर्प्शन आ रही है। इट मींस इसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी है। पहली जनरेशन में हो सकता है इतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन, हम 4th जनरेशन तक आए, हमारे पास एब्जॉर्प्शन अच्छी आना शुरू होगी। कुछ बीच की जनरेशन में भी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, हर एक ड्रग की अपनी काइनेटिक्स है ना। तो भी इतनी मार्केट में इतनी यूज इस वजह से हुई, रेजिस्टेंस ओवर यूज हुई तो रेजिस्टेंस आई ना, ओवर यूज हुई, काइनेटिक्स इसकी बहुत अच्छी थी। अब एक चीज बच्चों, कोई आपसे अगर वाइवा में भी क्वेश्चन करे ना जी, व्हाई फ्लोरोक्विनोलोन्स वर यूज्ड एक्सटेंसिवली, इवन अब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्यों भाई? एज अ फार्माकोलॉजिस्ट, आप लोगों ने फार्माकोलॉजी पढ़ी, आपको पता होना चाहिए जी, सबसे पहले अगर हम ड्रग को कर रहे हैं ना, जितनी अच्छी इस्तेमाल हो रही है, इट मींस इसकी काइनेटिक्स बहुत अच्छी है, इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है, फ्लोरोक्विनोलोन्स की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है। ओके, सेकंड, काइनेटिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन भी तो आता है ना, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, टिश्यूज में पेनिट्रेट कर जाती है, फ्लूइड्स में पेनिट्रेट कर जाती है, ब्लड में चली जाती है। इट मींस ब्लड के इन्फेक्शंस के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। जब हम लोगों ने अभी तक जनरल डिस्कशन की फ्लोरोक्विनोलोन्स के यूजेस में, डायरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक हमने देखा जी ट्यूबरक्लोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तीसरे हमने देखे जी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। ओके, अब मैंने कहा जी टिश्यू के अंदर पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है इसकी। ओके, टिश्यू में पेनिट्रेशन अच्छी, लेकिन एक है जिसका ये है टिश्यूज में, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शन के अलावा इंट्रा सेलुलर विद इन द सेल जो इन्फेक्शंस हैं उसके लिए भी आपके ये ड्रग क्लास बहुत अच्छी है। आपका सेल था, सेल के अंदर आपकी ड्रग चलेगी, विद इन द सेल इंट्रा सेलुलर इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल फॉर क्लेमाइडिया, इसके लिए भी आपकी ये ड्रग बहुत अच्छी है। अब एक एडवांटेज थी, इतनी ओवर यूज क्यों हो रही है? बहुत अच्छी ड्रग है, ड्रग स्क्रीन जी। आपके कुछ
बॉडी डिफेंसिव सेल्स हैं, कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस। अच्छा, बुक में टेक्स्ट में देखेंगे इसने कौन से मेंशन किए, उनके अंदर जाके कंसंट्रेट कर जाती है, उनको पॉजिटिव इफेक्ट देती है, ठीक है, उनके प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, उनको सपोर्ट करती है, एडिटिव या साइनर्जिस्टिक इफेक्ट कह लो, जो सा मर्जी इफेक्ट कह लो, देती है, जिसकी वजह से बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म बूस्ट अप होता है और इंट्रासेलुलर इन्फेक्शंस में बैक्टीरियाज के अगेंस्ट ये ड्रग्स हमें फिर हेल्प करती हैं। यानी कि अब मेरे ज़हन में आया फ्लोरोक्विनोलोन्स इतनी एक्सटेंसिवली यूज हो रही थी बिकॉज ऑफ देयर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सेकेंडली डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी थी। डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास मेन पॉइंट ये था, ओके बहुत सी ड्रग्स हैं जो टिश्यूज में, फ्लूइड्स में चली जाती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर अपने इफेक्ट्स देती हैं, लेकिन इसमें एक एडवांटेज है, इंट्रासेलुलरली भी चली जाती हैं, आपके डिफेंसिव सेल्स में भी कॉन्सेंट्रेट कर देती हैं, इवन उन्हें भी हेल्प करती हैं, ठीक है। इस वजह से जी ये क्या था कि ओवरली यूज होना शुरू होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों के पास रेजिस्टेंस आना शुरू हुई। रेजिस्टेंस ही है ना जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर डायरिया सब आ गया, जिस स्टेटमेंट हम लोगों को आगे इट इज यूज्ड फॉर डायरिया, ठीक है, ओके। अब बच्चों क्विनोलोन्स, ठीक है, क्विनोलोन्स हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन डिस्कशन इसके अंदर हमने की फ्लोरोक्विनोलोन्स। इट मींस हम लोगों के पास जो फर्स्ट ड्रग्स आई दैट वर दी दैट वाज क्विनोलोन्स। जी वो ड्रग्स थी जिसके अंदर क्विनोलोन, बायोलॉजी में पढ़ा हुआ ना, क्विनोलोन स्ट्रक्चर है ना एक, वो ड्रग्स थी जिनके अंदर क्विनोलोन्स है, एक स्ट्रक्चर है, इन्वेंट हुई जी, पता चला जी यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छी हैं। जब इन्वेंट हुई थी क्विनोलोन्स, तो इन क्विनोलोन्स से ही हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ एडिशन किया, फ्लोरोक्विनोलोन्स बना दिए, एफ ग्रुप, फ्लोरीन ग्रुप ऐड कर दिया, ऐसे ना फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्विनोलोन्स के ऊपर फ्लोरीन ग्रुप ऐड कर दिया। जब फ्लोरीन ग्रुप ऐड किया जी हम लोगों के पास बेहतर अच्छी काइनेटिक्स वाली ड्रग्स आना शुरू हो गई, स्पेक्ट्रम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया, ये हुआ। अच्छा, खाली फ्लोरीन ग्रुप ऐड नहीं था, हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे और भी डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऐड हैं, ठीक है, ओके। फ्लोरोक्विनोलोन्स जी हम लोगों के पास आ गए क्विनोलोन्स से। क्विनोलोन्स हम लोगों ने पहले मैट्रिक में पढ़ा है जी, बायोलॉजी में पढ़ा है जी, क्विनोलोन्स एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हम लोगों ने फ्लोरीन ऐड की, फ्लोरोक्विनोलोन्स आगे, स्पेक्ट्रम अच्छा होता गया, काइनेटिक्स अच्छी होती गई, ठीक है, ये चीज हम लोगों के पास आ गई। अब मैं कहती हूँ जी, मैंने जी 6th एडिशन में पढ़ा, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हमने जनरेशंस में क्लासिफाई किया। जब मैंने फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स खोली तो उसमें जो पहला मुझे नाम मिला वो फ्लोरोक्विनोलोन का नहीं था, वो क्विनोलोन का था, ठीक है। लेकिन क्यों मैंने उसको फ्लोरोक्विनोलोन्स में ऐड कर दिया भी, वो एक पेरेंट ड्रग थी ना जिसको मैंने एडिशंस करके हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स आए, इसलिए जब बुक्स खोलोगे तो फर्स्ट जनरेशन में नैलिडिक्सिक एसिड का नाम देखोगे। नैलिडिक्सिक एसिड बेसिकली आपके पास क्विनोलोन है जिसने हमें बेस दी जी आगे सामने नई ड्रग्स बनानी, ठीक है। अब क्विनोलोन इटसेल्फ इतनी बुरी ड्रग नहीं थी, स्पेक्ट्रम नैरो था, लेकिन यूटीआईज के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है। अब बच्चों ये क्लासिफिकेशन वाले स्लाइड के ऊपर आओ, क्लासिफिकेशन, ओके। अब क्लासिफिकेशन में जी नाम लिखा है फर्स्ट जनरेशन दैट इज नैलिडिक्सिक एसिड, हमने डिस्कस कर लिया जी नैलिडिक्सिक एसिड बेसिकली क्विनोलोन है, 1960s में इन्वेंट हुई, ठीक है, और यूटीआईज के लिए इफेक्टिव थी। इसका स्पेक्ट्रम मैंने आपको बता दिया जी, इसका स्पेक्ट्रम था नैरो स्पेक्ट्रम था, ओके, नैरो स्पेक्ट्रम था, यानी कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव में से किसी एक में अगेंस्ट इफेक्टिव होने के चांसेस है जी। हमने लोगों ने स्टडीज की, हमें पता चला दे आर मोर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। अच्छा, सिर्फ फ्लोरो उसमें सेफ्लोस्पोरिन्स में क्या था, ग्राम पॉजिटिव था। अब यहाँ हम लोगों ने स्टार्ट किया है फ्लोरोक्विनोलोन्स में ग्राम नेगेटिव के साथ। अच्छा, अब ज़हन में रखते जाना, एंड पे मुझे कंक्लूजन करके बताना है, ठीक है जी। पहला नाम आ गया नैलिडिक्सिक एसिड, मैंने कहा जी ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट दे वर एक्टिव, मेरे सेन में आ गया दे वर हैविंग अ नैरो स्पेक्ट्रम।
मैंने कुछ रिसर्च आर्टिकल स्टडी किए, मुझे पता चला जी किसी ने लिखा है, किसी साइंटिस्ट ने, रिसर्चर ने लिखा है, दे वर आल्सो हैविंग माइनर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। ज्यादा मुझे रिसर्च ऑथेंटिक रिसर्च आर्टिकल्स मिले दैट वाज इफेक्टिव अगेंस्ट नेगेटिव, मुझे बुक में भी मिला दैट वाज इफेक्टिव अगेंस्ट नेगेटिव, तो मैंने जी बुक को कंसीडर किया दैट वर इफेक्टिव अगेंस्ट नेगेटिव। और क्लासिफिकेशन जिन लोगों ने बनाई, फर्स्ट जनरेशन क्विनोलोन है बट कैटेगराइज करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स में एंड दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। ओके जी, आ जाओ जी सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में वही ड्रग जो हम लोग कॉमन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड पाइमिडामिक। ओके, देन हमारे पास थर्ड जनरेशन आगे डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम इसके आगे जाके जी। थर्ड जनरेशन आ गई, वही ड्रग जो आप कहते हैं जो हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, लीवफ्लॉक्स, जिसका जेनेरिक बुक में लिखा है लिवोफ्लॉक्सासिन। ओके, देन हमारे पास ये फोर्थ जनरेशन आ गई। मैंने कहा जी अब हमारे पास ऐसे फ्लोरोक्विनोलोन्स में आ गए, हमने उन्हें उसे एज अ सेकंड लाइन एजेंट फॉर टीबी सजेस्ट करना शुरू कर दिया। ओके, इसमें जी देखेंगे वो एजेंट कौन सा है, वो मैंने हाईलाइट ही नहीं किया अभी, ठीक है, क्योंकि पिछले 6th एडिशन में नहीं था। ओके, फोर्थ जनरेशन में मेरे पास पहली ड्रग आ गई मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ओके, देन वी हैव प्रोवाफ्लॉक्सासिन, गैमीफ्लॉक्सासिन एंड डेलाफ्लॉक्सासिन, ये ड्रग मेरे पास आ गया। अच्छा, जो मैंने रेड में हाईलाइट की है ना, इसलिए कि जी एक ड्रग को पढ़े, बकाया सारी ड्रग्स आपको उस जनरेशन की समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर तो आप लोग सिर्फ एक हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन्स का जनरल मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, वो पढ़ोगे तो खुद ही पता चल जाएगा जी सारे फ्लोरोक्विनोलोन्स आखिर काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ जी, फ्लोरोक्विनोलोन्स जी हम लोग अब जनरेशंस डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मोड ऑफ एक्शन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ओके जी, फर्स्ट स्लाइड हम लोगों ने डिस्कस कर ली। फर्स्ट जनरेशन नैलिडिक्सिक एसिड क्विनोलोन है, ग्राम नेगेटिव के लिए इफेक्टिव है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960s, ठीक है। ओके, मैंने रिसर्च आर्टिकल पढ़े, किसी ने लिखा था 1964, यानी कि कुछ ना कुछ काम होता रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है जी। अब हम इसकी केमिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स कैसे आए। नेक्स्ट स्लाइड पे जी मैंने आपको दिखा दिया नैलिडिक्सिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये ठीक है। इसमें देखो कोई फ्लोरीन ग्रुप नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। इवन देन हम लोगों ने फ्लोरोक्विनोलोन्स की फर्स्ट जनरेशन में इन ड्रग्स को डाला है, ठीक है। ओके, इसके साइड में मैंने लिख दिया दे आर सिंथेटिक फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में, दे आर सिंथेटिक फ्लोरीलेटेड एनालॉग्स ऑफ नैलिडिक्सिक एसिड, यानी कि सिंथेटिक के लिए मैंने कोई नेचुरल तो मेरे पास फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ नहीं ना है, मैंने लैब में काम किया, फ्लोरीन ग्रुप ऐड किया, तो फिर मेरे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स आ गए जी। अब मेरे पास एक जनरल स्ट्रक्चर बन गया मॉडिफिकेशन के बाद जी, और भी मैंने खाली फ्लोरीन ऐड नहीं किया, और भी मैंने साइड्स में और भी ड्रग्स ऐड की, तो मेरे पास इतनी लंबी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, इसके ऊपर आ गया एक जनरल स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर आपके पास फ्लोरोक्विनोलोन्स, अब देखो इसके ऊपर फ्लोरीन ग्रुप ऐड है, कौन सी पोजीशन पे है? 4, पोजीशन नंबर 4, नंबर 6, पोजीशन नंबर 6। ओके, आर ग्रुप कहां पे अटैच है? 5 5 पे, 7 पे, 1 5 7 एंड 2 पे भी है, 1 2 5 एंड 7, ऐसा यानी कि ये 4 जगह ऐसी हैं जो हमें डिफरेंट ग्रुप्स लगाती, जो मेरे पास डिफरेंट ड्रग्स आती जाएंगी। भाई हम लोगों ने ऐसे किया, इन चारों पे हम लोगों ने डिफरेंट ड्रग्स ग्रुप्स लगाते गए, मेरे पास डिफरेंट ड्रग्स आती गई, उन ड्रग्स को हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम जनरेशंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, ऐसे लगने स्ट्रक्चर के ऊपर देखो मैंने रेड ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, यानी कि हम लोग इन पे जो ग्रुप्स लगे हैं उनकी कुछ एक्टिविटी है, हमारी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन हमें आनी चाहिए, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे जी। सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, पोजीशन नंबर 3 एंड 4, पोजीशन नंबर 3 एंड 4 लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, पोजीशन नंबर 3 एंड 4। ओके, इससे नेक्स्ट स्लाइड पे आकर देखो पोजीशन नंबर 3 एंड 4 पे क्या चीज है। 3 पे कार्बोक्साइल ग्रुप नजर आ रहे हैं, और 4 पे कीटोन, 3 पे कार्बोक्साइल ग्रुप है, 4 पे कीटोन ग्रुप है जी। अगर ये ग्रुप है इसको कोई फायदा भी तो होगा, ये ग्रुप भी आपको
अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ, लिखा है जी पोजीशन नंबर 6 का क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, पोजीशन नंबर 6 नेक्स्ट स्लाइड पे आके देख के बताओ उसके अंदर क्या है। फ्लोरीन जी, हमने कहा हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन्स पढ़ रहे हैं, फ्लोरीन ग्रुप ऐड किया, बेसलाइन मिली, स्पेक्ट्रम बड़ा, इट मींस ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी आना शुरू हो गई। खाली एलिडिक्सिक एसिड जब तक था नेगेटिव के अगेंस्ट था, मैंने फ्लोरीन डाला, मैंने अपने नेगेटिव के साथ एडिशन कर दी पॉजिटिव की, ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी आना शुरू की, यानी कि ये भी एंटी माइक्रोबियल ग्रुप है, कीटोन और कार्बोक्साइल ग्रुप की तरह, ऐसे ही है। ओके जी, आ जाओ जी पोजीशन नंबर 7 के ऊपर। पोजीशन नंबर 7 के ऊपर अगर हम लोग, अभी ये खाली है पोजीशन नंबर 7, क्या है इसके ऊपर? ओके, पोजीशन नंबर 7 के ऊपर अगर हम लोग पेप्राजीन रिंग डाल दें, तो हमने पहले जी इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया जी, ये जो मेरे पास ड्रग्स है इनकी पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, इस रिंग की वजह से पेनिट्रेशन है, ऐसे इनका टिश्यूज में चला जाएगा, फ्लूइड्स में चला जाएगा, डिफेंसिव सेल्स के अंदर चला जाएगा, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस रिंग। ओके, देन आज जी पोजीशन नंबर 8 की बात करते हैं। पोजीशन नंबर 8 पे क्या नजर आ रहा है आपको जी? पोजीशन नंबर 8 पे तो मैंने एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि पोजीशन नंबर 8 पे भी कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स है, मैं ऐड करूं तो कुछ एक्टिविटी में चल जाता है। जब मैं पोजीशन नंबर 8 पे आई तो जी मुझे बुक्स से पता चला कि पोजीशन नंबर 8 पे अब क्या है। ये जो स्लाइड्स हैं बच्चों वेटनरी के बुक से हैं, लेकिन क्योंकि अच्छा ये बात याद रखना, ये जो एंटीबायोटिक्स है जरूरी नहीं हम ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमल्स में भी, एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए आपको जब अपनी लिपिनकोड का इंट्रो खोलोगे ना फ्लोरोक्विनोलोन्स का, उसमें लिखोगे दे आर यूज्ड इन वेटनरी स्टडीज, दे आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, दे आर यूज्ड इन ह्यूमन, ठीक है। तो इट मींस स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, तो वो तो सेम ही होगा ना, ठीक है जी। अब इसने लिखा है कि पोजीशन नंबर 8 पे अगर मैं ऑक्सीजन अटैच कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा जी, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट मोल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और इसके अलावा पॉजिटिव तो है, अब नेगेटिव के अगेंस्ट तो पहले ही आ रही थी ना, ओके, और इसके अलावा एनारोब्स के अगेंस्ट भी बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया? खाली इट मींस एरोबिक एनारोबिक हमारे पास आते जा रहे हैं इसके अंदर। ओके, अब आ जाओ जी पोजीशन नंबर 1। पोजीशन नंबर 1 पर देख के मुझे बताओ पोजीशन नंबर 1 पे क्या है? सिर्फ ओनली टेस्ट ना पढ़ो, सिर्फ मुझे स्ट्रक्चर देखकर बताओ पोजीशन नंबर 1 पे बना क्या हुआ है। पोजीशन नंबर 1 पे नाइट्रोजन नजर आ रहा है जी, नाइट्रोजन था, जनरेशंस आती गई, आहिस्ता आहिस्ता मुझे स्टडी करने से पता चला कि अगर मैं इस नाइट्रोजन को कार्बन के साथ रिप्लेस कर दूं तो CNS रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि आगे जाके मैंने फ्लोरोक्विनोलोन्स में एडवर्स इफेक्ट्स स्टडी करने हैं, साइड इफेक्ट्स स्टडी करने हैं, ठीक है। तो उनमें से एक साइड इफेक्ट जो नाइट्रोजन की वजह से आ रहा था, दैट वाज रिलेटेड टू CNS, यानी कि कोई हेलुसिनेशंस, ऐसे डिजीनेस, ऐसे कोई इफेक्ट्स आ सकते हैं ना, ठीक है जी। अभी से मैंने अपने जहन में अपना मैंने माइंड बना लिया, मैं फ्लोरोक्विनोलोन्स पढ़ने जा रही हूँ, एक एडवर्स इफेक्ट उसका है जी, दे विल कॉज CNS रिलेटेड इफेक्ट्स। ओके, लेकिन अभी पूरे डिटेल में जाने से पहले साइड इफेक्ट्स पढ़ेंगे। अभी से एक चीज जहन में बिठा लो, हम लोगों ने कैटेगरीज पढ़ी थी, उसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में था, याद है? एक्स ए कौन कौन सी कैटेगरीज थी? ABCD एंड X, टोटल कितनी थी? 5 कैटेगरीज थी जी। उन कैटेगरीज में हमने देखा था कि फ्लोरोक्विनोलोन्स आर टेराटोजेनिक। अब हम फ्लोरोक्विनोलोन्स पढ़ रहे हैं, प्रेगनेंसी में देंगे? अच्छा, इस एक ने कहा दे देंगे, एक ने कहा प्रेगनेंसी में हमने कोशिश करना हमने देने ही नहीं, टेराटोजेनिक है ना, ठीक है, टेराटोजेनिक है, हमने नहीं देने हैं ये। अच्छा, अब टेराटोजेनिक है, मैंने कहा टेट्रासाइक्लिन भी टेराटोजेनिक है, ऐसे कहा था ना भाई, किस किस्म का टेराटोजेनिक है फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्या इफेक्ट देगा जी? आपके कार्टिलेज, जॉइंट्स को इफेक्ट करेगा, ठीक है। बोन्स फॉर्मेशन में कोई काम नहीं कर रहा, कैल्शियम का
भी एक फैक्टर आ रहा है इसके अंदर, वो डिस्कस करेंगे। मेनली जी मैंने कह दिया आपके कार्टिलेज को अफेक्ट रहेगा। ओके, यानी कि पैथी से रिलेटेड कोई एडवर्स इफेक्ट है क्या? आर्थोपैथी से रिलेटेड टिनाइटिस वगैरह हो सकते हैं। ये टिनाइटिस एंड टेंडिनाइटिस दोनों में डिफरेंस है। गुड, क्या टिनाइटिस इज रिलेटेड टू ईयर, कान से रिलेटेड है। ओके, टेंडन्स रिलेटेड टू बोन्स। अच्छा, टिनाइटिस के ब्रांचेस है या टेंडिनाइटिस के? टिनाइटिस के होगा। हेयरिंग में कोई है? ऑटोटॉक्सिसिटी कोई आएगी? यस मैम। चलो ये वेरीफाई करेंगे जो ऑटोटॉक्सिसिटी आती है कि नहीं। अमाइनोग्लाइकोसाइड में ऑटोटॉक्सिसिटी इन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पढ़े हैं ना हम लोगों ने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ओके, टेराटोजेनिक है कि नहीं? बच्चों ये वाला जो पूरा टेबल है ये रिवाइज करते हैं। अच्छा, मैंने कहा जी सीएनएस रिलेटेड फैक्ट्स आएंगे, ठीक है, यानी कि कुछ हम लोगों की कोई ऑप्टिकल नर्व को डैमेज कर सकती है। यस मैम। अच्छा, अब ये बातें ज़हन में रखनी है, हम लोगों ने एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ने। ओके, ठीक है जी, हमने कहा शायद विजन को भी इफेक्ट करे। एक अभी से बात याद रखो, हो सकता है फोटोटॉक्सिसिटी भी हो। ठीक है, अब ये हम लोगों ने अपना जी माइंड मेकअप कर लिया, कंक्लूड कर लेते हैं। हमने कहा जी नाइट्रोजन ग्रुप था, रिप्लेस किया कार्बन से, क्यों? क्योंकि सीएनएस से रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट आते हैं। मेरे ज़हन में आ गया सीएनएस से रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट, हेलुसिनेशन, डिजीनेस, पॉसिबली विजन को अफेक्ट कर देती है। मैंने कहा जी हम लोगों ने कैटेगरीज पहले से पढ़ी थी, ABCD एंड X। उसने जी हमने पढ़ा था फ्लोरोक्विनोलॉन्स आर टेराटोजेनिक। ओके, दूसरा एडवर्स इफेक्ट मेरे ज़हन में आ गया, दीज आर टेराटोजेनिक। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कार्टिलेजेस को इफेक्ट करते हैं। ओके, ये हमारे ज़हन में हम लोगों ने अपना एक बेस सेट कर दिया। अब हम आ जाते हैं बुक की तरफ वापस। ठीक है, बुक में फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें लिखा है जी वही जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन कर ली, नैलिडिक्सिन एसिड क्विनोलोन था, पहली दफा आया 1960s में आया। बुक में 1960 था तो मैंने 1960 बता दिया। इंटरनेट मैंने देखा तो किसी ने 1964 भी लिखा था, लेकिन मुझे ऑथेंटिक नहीं लगा। ठीक है, ओके जी, उससे नेक्स्ट स्लाइड पे आओ जी। हमने कहा जी बहुत एक्सटेंसिवली यूज हो रहे थे, बुक में उसने रीजन नहीं लिखी, हम लोगों ने जी फाइंड आउट किया जी। रीजन ये थी काइनेटिक्स बहुत अच्छी थी, विद इन द सेल चले जाते थे, इंट्रा सेलुलर इफेक्ट्स लेते थे। ओके, फिर इसने लिख दिया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आप लोगों ने बताया जी सिप्रोफ्लॉक्सासिन डायरिया, मैंने बताया जी अब रेजिस्टेंस आ गया। अब स्टेटमेंट 7th एडिशन में चेंज हो गई है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हटा के बस लिखते हैं दिस इज यूज्ड फॉर डायरिया। टेक्स्ट में इसने जी पर्टिकुलर इस चीज को मेंशन नहीं किया, पर इसने कह दिया जी रेजिस्टेंस आना शुरू होगी फ्लोरोक्विनोलोन से, तो हम लोग उनके पास से फर्स्ट लाइन एजेंट से शिफ्ट हो गए टू दी सेकंड लाइन एजेंट्स। ये चीज इसने इस रेफरेंस में लिखी है। फिर इसने टेक्स्ट में लिखा है दे हैव एडवर्स इफेक्ट्स। हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखा। सीएनएस में इतने इंपॉर्टेंट हम कंसीडर नहीं करते हैं जितना हम लोग कार्टिलेज वाला इफेक्ट कंसीडर करते हैं, बिकॉज दिस इज टेराटोजेनिक। ओके जी, ये टेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, मैंने हाईलाइट कर दिया। टेक्स्ट में इससे लिखा है दीज आर यूज्ड एज सेकंड लाइन एजेंट। हम लोगों ने रीजन डिस्कस कर लिया, एक एग्जांपल को लेके सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ओके जी, अब मोड ऑफ एक्शन की तरफ बच्चों आ जाओ। कुछ जरूरी नहीं है कि जी हम लोगों के पास नया एडिशन आए ना, थोड़ी मिस्टेक भी तो हो सकती है ना। ठीक है, पहली 2 लाइंस पढ़ो और पढ़ के मुझे बताना समझ क्या है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एक इसकी बेस बना दूं जी। आप लोगों को पता है बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है ना उसके अंदर, ह्यूमन बीइंग्स में है, दोनों में है। ओके, टोपोआइसोमरेज, ठीक है, क्या काम है इनका? डीएनए रेप्लिकेशन का काम है ना। ठीक है, टोपोआइसोमरेज की इंपॉर्टेंट टाइप्स हम लोगों के पास है टोपोआइसोमरेज 2 एंड टोपोआइसोमरेज 4। ठीक है, अभी से सुन लो, टोपोआइसोमरेज 2 का क्या काम है जी? डीएनए की कटिंग करना, लाइगेशन करना, जोड़ना। ठीक है, ओके, ये काम है, टेक्स्ट अभी नहीं पढ़ना। ओके, देन हम लोग आ गए जी टोपोआइसोमरेज 4। टोपो अब डीएनए बन गए, क्रोमोसोम्स बन गए, उनको सेपरेट भी तो करना है ना डॉटर सेल्स के लिए। ठीक है ना, उन्हें सेपरेशन के लिए मेरे पास एंजाइम है टोपोआइसोमरेज 4। ये 2 डिफरेंट एंजाइम्स हैं।
अब मैंने एज सच बुक का टेक्स्ट कॉपी किया, टेक्स्ट पढ़ के मुझे बताओ समझ क्या आ रहा है इसमें से। मैं टेक्स्ट रीड आउट करती हूँ, समझने की कोशिश करना जी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोस्ट बैक्टीरियल स्पीशीज maintain two distinct type 2 isomerases that assist with DNA replication। कोमे के बाद इसने लिख दिया DNA गाइडेस एंड टोपोआइसोमेरेस। अच्छा, इस लाइन को पढ़ के क्या समझ आ रहा है? इसने लिखा है जी maintain two distinct type 2 isomerases, टोपोआइसोमेरेस। ऐसे लग रहा है जैसे कह रहे थे टाइप 2 आइसोमेरेस दो तरह के हैं। ऐसा नहीं हो सकता, भी मिस्टेक हो गई, लिखना था there are two distinct type of topoisomerases। 2 नहीं आगे मेंशन करना था जी। टोपोआइसोमेरेस 2 है हम लोगों के पास, टोपोआइसोमेरेस 4 है। अगर अच्छा चलो इसने लिख दिया 2 distinct type of topoisomereses 2, आगे कोमे के बाद इसने लिख दिया जी वो कौन सी है, डीएनए गाइडेस एंड टोपोआइसोमेरेस 4। ऐसा नहीं है भाई, टोपोआइसोमेरेस 2 का खुद का नाम है डीएनए गाइडेस, ठीक है। लास्ट लाइन ये है जी, आप लोगों ने टेक्स्ट को थोड़ा सा करेक्ट करना है, बुक का टेक्स्ट है, ठीक है। 6th एडिशन में ये मिस्टेक नहीं थी जी। आपके पास टोपोआइसोमेरेसेस के 2 डिस्टिंक्ट 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज टोपोआइसोमेरेस 2, सेकंड वन इज टोपोआइसोमेरेस 4। टोपोआइसोमेरेस 2 का दूसरा नाम है डीएनए गाइडेस। अच्छा, अब इसने लिखा है ना जी देयर आर 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टोपोआइसोमेरेस 2। नहीं जी, अब हम थोड़ा सा इसको करेक्ट करने की, थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है जी हम लोग इसको, मैंने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े भी, इसने ये क्यों लिखा है ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है जी। मैंने रिसर्च की, गूगल किया, मुझे पता चला जी जो मेरे पास टोपोआइसोमेरेस 2 है उसके आगे से 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। सब यूनिट ए एंड सब यूनिट बी। एक्चुअल बात ये है जी। अब मैंने इस टेक्स्ट को अपने लिए थोड़ी आसानी करो, इसे इग्नोर करो, ज़हन में रखो वी हैव 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टोपोआइसोमेरेस, टोपोआइसोमेरेस 2 एंड टोपोआइसोमेरेस 4। और टोपोआइसोमेरेस 2 के अंदर 2 सब यूनिट्स हैं, सब यूनिट ए एंड सब यूनिट बी। मैंने कहा जी टोपोआइसोमेरेस 2 का दूसरा नाम है डीएनए गाइडेस। इतना सिंपल नहीं है कि जिसने क्या किया, कट किया, रीसील किया। डीएनए गाइडेस को टेक्स्ट में अंदर लिखा है दिस इज यूज्ड फॉर लाइगेशन, जोड़ने के, तोड़ने के अमल में इस्तेमाल होता है। सिर्फ जोड़ना ही नहीं, तोड़ना भी है, ठीक है। क्यों तोड़ना है, क्यों जोड़ना है, एग्जैक्टली दोनों में होगा भाई। अगर इतना सिंपल है, अच्छा तोड़ना है जोड़ना है, तो एनर्जी भी तो चाहिए ना। हमारे जहन में आता है एनर्जी कहाँ से आएगी भाई। अब देखेंगे जी, जो मैंने बताया ना 2 सब यूनिट्स हैं, ठीक है। इसने लिख दिया जी 2 डिस्टिंक्ट, तो मैंने फाइंड आउट किया अच्छा जी 2 बेसिकली सब यूनिट्स हैं, जिसमें सब यूनिट ए और सब यूनिट बी है। जो सब यूनिट ए है बच्चों, बेसिकली उसका काम है कटिंग करना, लाइगेशन करना, ठीक है। कटिंग करना, लाइगेशन करना, तोड़ना और जोड़ना, ओके। अब एनर्जी कौन हमें दे रहा है, सब यूनिट बी दे रहा है, ठीक है। सब यूनिट ए काम कर रहा था, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सब यूनिट बी दे रहा है। या अभी हम नॉर्मल बात पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग ड्रग के एक्शन की तरफ नहीं आए, क्योंकि हम लोग ने रिवाइज करना है ना अपना नॉलेज, ओके। अब जी ये बात होगी, अब हम टेक्स्ट ही पढ़ रहे हैं। अब इसने आपके टेक्स्ट के अंदर ये बात लिख दी कि डीएनए गाइडेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग टॉर्शनल स्ट्रेस अहेड ऑफ रेप्लिकेटिंग फॉक्स by breaking double DNA strands and introducing negative supercoiling। जी गाइडेस है, उसका बेसिकली फंक्शन क्या है? क्योंकि हमारे पास इसके आपने सब यूनिट्स बताया कि 2 हैं। जो सब यूनिट ए है उसमें हम लोग जो है वो कटिंग करते हैं, उसको जोड़ते हैं। सब यूनिट उसके बाद हम लोग लाइगेशन करते हैं। नहीं, ये देखो, ये हम लोगों के पास अभी फिलहाल देखो ऐसे डीएनए पड़ा है, अभी कॉइलिंग नहीं ना की मैंने, यानी कि इनिशियल स्टेजेस में ना, दिस इज डीएनए, ओके, ये डीएनए है। अब मैंने कहा मेरे पास रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम है टोपोआइसोमेरेस 2 एंड टोपोआइसोमेरेस 4, ठीक है। टोपोआइसोमेरेस
ठीक है ना, कटिंग होगी ना। अब मेरा ये वाला जो स्टेम का पार्ट है इधर फोल्ड करेगा, ठीक है, रोटेट करेगा, कॉइलिंग करेगा, ठीक है, ये बेसिकली अब मेरी इधर कॉइलिंग होना शुरू होगी, ठीक है। अब जाहिर तोड़ा है, कॉइलिंग हो गई, जोड़ना भी तो है ना। इसी सब यूनिट ने क्या किया, इसकी रीसील भी की। जोड़ना भी ना, जो चीज हमने खराब की उसकी रीसीलिंग भी तो करनी है ना हम लोगों ने। अब इन सबको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन मेरा मैम ये था, वो क्लियर हो गया कि डीएनए जो गायरेज है बेसिकली मैम मैं इसका फंक्शन पूछना चाह रहा था कि सब यूनिट्स तो हैं, यानी उसमें भी कटिंग और लाइगेशन होती है, सब यूनिट बन करता है और बी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन डीएनए का बेसिकली जो फंक्शन था वो पहले कटिंग करता है, उसके बाद रीसील करता है। ये समझ में आ रही है? ठीक, अब क्लियर है? ओके, या अब समझ आ गया ना। अच्छा, अब मेरी पोजीशन से याद रखना। अब इसने तो एक सिंपल से लाइन लिख दी ना, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगी। बायोलॉजी मैट्रिक में रिवाइज करो, नेगेटिव और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्या चीज है? 3 to 5 यानी कि कोई डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इजी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। ओके, मैं कह रही हूँ जी ये मेरे पास राइट साइड है, दिस इज लेफ्ट साइड। बुक में टेक्स्ट में उसने कहा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हुई, कटिंग मैंने कौन सी साइड पे की है? लेफ्ट साइड पे। कॉइल स्ट्रैंड मैंने किस साइड पे जा रहा है? लेफ्ट साइड पे। इट मींस अगर मेरी लेफ्ट साइड पे फोल्डिंग हो, लेफ्ट साइड पे अगर मेरी फोल्डिंग आ रही है, इट मींस दिस इज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। इतनी एग्जैजुरेटेड इंटेंसिव किस्म की सुपर कॉइलिंग नहीं है कि बहुत टाइट सुपर कॉइलिंग हो, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो जी, मेरे पास दो रस्सियां हैं, ठीक है, एक मैं यहाँ से घुमाती हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में, मेरे सामने वाला बंदा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाता है, फिर हम दोनों से ज्वाइन करते हैं, फिर वो कॉइल कर गए, एक्सटेंसिव कॉइलिंग होगी ना। यस मैम, दिस इज पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, दैट वाज एक्सटेंसिव कॉइलिंग, ठीक है। मैंने रस्सियों को खोलना शुरू कर दिया, यानी कि हम लोग डायरेक्शन सीधी करते जा रहे हैं, हम दोनों अपनी डायरेक्शन सेम करते जा रहे हैं, रिलैक्सेशन आ रही है, उसके बावजूद हम रस्सियों को करीब लाएंगे तो कॉइल करेगा ना, दैट इज नेगेटिव कॉइलिंग। इतनी एक्सटेंसिव कॉइलिंग नहीं थी, ठीक है। अब बाकी बुक में लिखा है जी ये क्या करता है, नेगेटिव कॉइलिंग करता है, बस इतनी सी इसने बात लिख दी। चलो हम लोग उसको डिटेल में कर लेते हैं, हम लोग ने डीएनए गाइडेंस तो पढ़ ही लिया है, ठीक है। 7th एडिशन में जी डायग्राम ही दी, हम लोगों का जब 6th एडिशन था ना उसमें भी डायग्राम थी, पर ये चीज एक्सप्लेन नहीं की थी, पर क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में, आखिर आप लोगों ने पूरे साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना। तो उसमें जी मैंने डायग्राम देखी, फिर मैंने उसे जी वेरीफाई भी किया, उसमें था कि इस साइड पे उसने कटिंग निकाली, लेफ्ट साइड पे कट हुआ, इट मींस मेरे ये वाला कॉइल इसके अंदर गया, ये वाला स्ट्रैंड इसके अंदर गया, रोटेट करना शुरू कर दिया, ऐसे कहते हैं हम हेलिक्स बना रहे हैं। ओके जी, कॉइलिंग हो गई, तो मैंने कहा फिर मेरे से मैं इसने जी लेफ्ट साइड के ऊपर ही क्यों किया। मैंने डेफिनेशन पढ़ी, उसमें था कि जी कॉइलिंग अगर आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में हो दैट इज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, नेगेटिव कॉइलिंग। तो मेरे टेक्स्ट में भी उसने ये कह दिया जी ये क्या कर रहे हैं कि डीएनए गाइडेंस नेगेटिव कॉइलिंग के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों ये पॉइंट। अब ये टोपोआइसोमेरेस 4 के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। टोपोआइसोमेरेस 4 सेपरेशन कराता है क्रोमोसोमल मटेरियल की, तभी तो हमारे पास एक नया सेल बनेगा ना बच्चों। अब ये अभी हम लोग ने नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ा, अभी हमने ड्रग का तो नहीं ना पढ़ा, ड्रग कहाँ एक्ट करेगी। फिलहाल अपने जहन में एक बात रख लो कि जी अब मेरे जहन में आ गया, मैंने कह दिया डीएनए गाइडेंस के ऊपर ड्रग इफेक्ट करेगी, इस पे इफेक्ट करेगी और इस पे इफेक्ट करेगी, ऐसे क्या है ना। मैंने अभी तक मैंने बताया नहीं कैसे इफेक्ट करेगी, हो सकता है इसको ब्लॉक कर दे, ब्लॉक ही करेगी ना जी, इसको भी ब्लॉक करेगी, इसको भी ब्लॉक करेगी, ठीक है। अभी इसके ऊपर अंदर भी एक टेक्निकलिटी उसे देखेंगे। मेरे जहन में आता है, अच्छा जी इसने तो बताया था कि ए यूनिट है बी यूनिट है, क्या पता किसी के क्वेश्चन बन सकता है मैं दोनों यूनिट्स को ब्लॉक करेगी, ये तो खाली एनर्जी दे रहा है और ये कटिंग लाइगेशन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये कटिंग लाइगेशन इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या पता है इसको करती हो ब्लॉक। अच्छा जी मैंने कहा जी इसी को ब्लॉक कर, ठीक है, इसी को ब्लॉक करती है। अच्छा मेरे जहन में क्वेश्चन है, अच्छा इसके तो
ड्रग्स हम पढ़े हमें कोई इसके ड्रग की भी एग्जांपल दे जो इसको ब्लॉक कर रही है। लेकिन पहले हम लोग ये देखेंगे कि एनर्जी प्रोवाइडेशन जो है सबसे पहले वो ब्लॉक होगा, क्योंकि अगर वो ब्लॉक होगा तो फिर ही हम लोग कटिंग और लाइगेशन कर सकते हैं। नहीं हम लोगों को लाइगेशन मेरे पास वो कटिंग लाइगेशन सारी की डेटा एनर्जी किस काम की है? मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूँ कि अगर हम लोग ये ब्लॉक करते हैं सब यूनिट्स एनर्जी ब्लॉक कर देंगे कटिंग लाइगेशन ऑटोमेटिकली भी होगी, ऐसा भी है ऐसा भी है, लेकिन एनर्जी वैसे भी तुम्हारे सेल्स में बन रही है कि नहीं बन रही? इसका मतलब हो भी सकती है, ये भी तो पॉइंट है ना। तो यानी कि हम लोगों के पास ऐसी ड्रग्स आ गई जो इसको भी ब्लॉक कर रहे हैं, इसको भी ब्लॉक कर रहे हैं, इसकी एग्जाम्पल अभी हम स्टडी करेंगे जी। मैम प्रोको आइसोमरेज को जब ब्लॉक करेंगे तो साथ सब यूनिट ही ब्लॉक होंगे। सब यूनिट ए का ब्लॉक हो रहा है। स्पेसिफिसिटी, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा डिफरेंस होगा ना, जैसे प्रिसाइजली एक ही यूनिट को ब्लॉक की है, ऐसे ही है ना। और मैंने कहा जी इसको भी ब्लॉक करेगा, इसको भी ब्लॉक करेगा। मेरे जहन में क्वेश्चन आया, हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, अच्छा ये ग्राफ पॉजिटिव में ब्लॉक करेगा कि नेगेटिव में, बैक्टीरिया में? क्वेश्चन आ सकता है ना मेरे जहन में। अब अच्छा टोपोआइसोमरेज पॉजिटिव में ब्लॉक हो रहा है कि नेगेटिव में? क्या जहन में आता है? थोड़ा सा अगर याद हो नेगेटिव टोपोआइसोमरेज। अच्छा याद रखने के लिए हम लोग खाली याद रखें छोटा टोपोआइसोमरेज छोटी वैल्यू है ना, छोटी नेगेटिव वैल्यू। ओके अभी मैं अपना जहन बना लेती हूँ। हो सकता है जी ये ग्राम नेगेटिव के लिए है ब्लॉकेज, वेरी सिप्रोफ्लोक्सिस इन दी ग्राम नेगेटिव में उसने इस यूनिट को, इस एंजाइम को ब्लॉक किया। ओके टोपोआइसोमरेज मैंने याद रखने के लिए जहन में रख लेना 4। ओके बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। हो सकता है जी 4 में ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये वाला यूनिट ब्लॉक होना, ठीक है। याद रखना भी तो है ना लोगों ने किसी तरह। ओके अब नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों आज जो मैंने रस्सियों वाले एग्जांपल से समझाने के लिए आपको बताई थी ना, वो इधर मैंने ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दीजिए। नेगेटिव और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग चीज क्या है, क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? ओके अब नेक्स्ट टेक्स्ट में आपको, ताकि पढ़ने में किसी ने रिवाइज करना आसानी हो, पॉजिटिव नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की डेफिनेशन लिखी। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में लिखा है जी दिस इज राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। ऐसे मैंने कहा था ना, नेगेटिव में दिस इज लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स। ऐसे वो तो कॉइलिंग का हेलिक्स ही बनेंगे ना। ओके नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। अब बुक का टेक्स्ट पढ़ें। अब जी इसने सारी डिस्कशन करने के बाद इसने एंड में लिख दिया योर ड्रग विल एंटर इनटू द cell into the bacteria by passive diffusion with the help of the porins। अच्छा सारी डिस्कशन करने के बाद इसमें एंड पे इसने ये लिख दिया, क्या बेहतर नहीं था कि हम लोग ऐसे, आप लोग जब अच्छा होगा ना अगर आप एग्जाम में सिस्टमैटिक वे में लिखें। मोड ऑफ एक्शन आप कैसे लिखोगे एग्जाम में? MOA मोड ऑफ एक्शन कैसे लिखोगे? ऐसे नहीं लिखना। सबसे पहले मेंशन करोगे वी हैव ड्रग दैट इज फ्लोरोक्विनोलोन, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन एंटिटी, रूट ऑफ एंटिटी, इट विल एंटर इनटू द बैक्टीरिया बाय पैसिव डिफ्यूजन विदाउट यूजिंग एनर्जी। पिछले फार्माकोलॉजी में यही पढ़ा था ना, पैसिव मींस हमें पता है इट विल नॉट यूज एनर्जी, विदाउट यूजिंग एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द पोर्स porins it will enter into the bacteria energy। तो जी ना कार्डियक चैनल हमें मिल गया है। देन जी अब आपने नंबर 3 पे मेंशन करना है इट विल ब्लॉक द एंजाइम्स। अब मेंशन करना है दिस विल ब्लॉक द एंजाइम्स। अच्छा रेजिस्टेंस से पोरिन के साइज और नंबर कम हो रहे थे, वो तो रेजिस्टेंस वो अभी भी हम पढ़ेंगे आगे के रेजिस्टेंस में जी ये वाला फैक्टर आएगा, ठीक है। अच्छा ये हम लोग एग्जाम में इस तरह सिस्टमैटिक वे में लिख दिया जी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, स्टूडेंट को मैंने 3 दे दी, वो तो कहेगा मैंने सारा लिखा है भाई क्यों 4। बताओ जी कौन सा एंजाइम कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में इफेक्ट हो रहा है, ये भी तो बताओ ना आगे। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो इसी तरह तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कौन स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है कौन एवरेज पढ़ रहा है, ठीक है। ओके जी अब हम लोग पढ़ लेते हैं टेक्स्ट में। अब मैंने ये बात
बात करें भी टेक्स्ट में भी तो पढ़े हम लोग। इस स्लाइड में बच्चों लास्ट 2 लाइंस के ऊपर आओ। इन जर्नल फ्लोरोक्विनोलोन्स हैव डिफरेंट टारगेट्स फॉर ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव में इसने लिख दिया दैट इज फॉर डीएनए टारगेट। ऐसे मैंने बताया था ना कि याद रखने के लिए मतलब 2 छोटा है दैट इज फॉर द नेगेटिव, 4 बड़ा है दैट इज फॉर द पॉजिटिव। ठीक है, यही बात इसने टेक्स्ट में कर दी। अब जी नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये मैंने आपको पहले टेक्स्ट पढ़ाया, ठीक है। अब नोट्स के लिए जो मैंने आपसे सारी डिस्कशन किया ना वो आगे वाली 3-4 स्लाइड्स में मेंशन है। उसमें मैंने सीक्वेंस में लिख दिया जिसमें आप लोगों ने एग्जाम में लिखना है। इट विल एंटर टू बैक्टीरिया बाय पैसिव डिफ्यूजन, हमने डिस्कस कर लिया। इट विल इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए काइनेज एंड 4, ठीक है। आप लोगों ने मेंशन करना है ना कि जी पॉजिटिव में किसको कर रहा है, नेगेटिव में कौन से एंजाइम को कर रहा है। क्लियर हो गया जी। अब हम लोगों ने सब यूनिट्स डिस्कस किए। मैंने सब यूनिट्स के लास्ट स्लाइड बना के लिख दी जी। डीएनए काइनेज के 2 सब यूनिट है ए एंड बी। उसी के अंदर मैंने मेंशन कर दिया जी ए का काम है लाइगेशन कटिंग और प्रोवाइड, बी का काम है टू प्रोवाइड। क्लियर हो गया यहां तक जी। अब मैंने कहा इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे ए बी यूनिट को। बिको ड्रग्स के नाम बताओ, फ्लोरोक्विनोलोन प्रिसाइजली कहां काम कर रही है। अब मैंने जुबानी क्या, मैंने वेरीफाई भी तो करना है ना। मैंने रिसर्च आर्टिकल पढ़ा उसमें जी क्विनोलोन्स, क्विनोलोन्स पढ़ो तो मींस फ्लोरोक्विनोलोन्स ही है ना। ओके, क्विनोलोन्स इज एन इनहिबिटर ऑफ ए सब यूनिट, ठीक है जी। बी में मैंने एक ड्रग का नाम लिखा नोवोबायोसिन। नोवोबायोसिन मैंने कहा था एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। नोवोबायोसिन इज इनहिबिटर ऑफ बी सब यूनिट। और बैक्टीरिया अगर हम लोगों के पास पर्टिकुलरली ग्राम पॉजिटिव हो तो हम लोग ये इस्तेमाल कर लेते हैं नोवोबायोसिन, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। आगे जी मैंने टोपोइसोमेरेस 4 ग्राम नेगेटिव के लिए मोर इफेक्टिव है ना 2, तो 2 का ही वो सब यूनिट है, देन उसमें हम पॉजिटिव के लिए क्यों ज्यादा है। इसके लिए मैंने आपको कहा कि हम लोग इसके लिए एनर्जी के लिए पॉजिटिव बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं, यही टेक्स्ट में लिखा है ना। तो है तो वो मेनली नेगेटिव को कर रहे हैं, तो क्या टोपोइसोमेरेस 4 हां 2 जो है वो नेगेटिव कर रहा है, तो वो 2 की ही टाइप है ना, वो 2 की टाइप, उसमें हम पॉजिटिव पे फोकस कर रहे हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीपल भी तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना लोगों के पास, ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाओ बच्चों जी। अब हम लोगों ने आए हैं बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। साइडल क्यों लिख दिया, स्टैटिक क्यों नहीं लिखा भाई। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए नहीं रह रहा तो बैक्टीरिया कहां से रहेगा, तो हम लोग इसको स्टैटिक नहीं कहेंगे, we will say this is बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। जस्टिफिकेशन आ गई साइडल बाय बिकॉज़ डीएनए नहीं है तो बैक्टीरिया ने कहां से रहना है। ओके देन आ जाओ जी एक और इंपॉर्टेंट चीज बुक्स में भी मिलेगी, वाइवा में चाहते हो ना टीचर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये भी तुम मुझे बता रहे हो माइलोग्लाइकोसाइड्स प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है। पेनिसिलिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। क्विनोलोन्स डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिटर्स है। ओके मुझे कोई एक ऐसा मोड ऑफ एक्शन बताओ जो सारी एंटीबायोटिक्स का सेम हो। बच्चों को याद नहीं होता लेकिन फिजियोलॉजी में पढ़ा होता है। किसी को अगर अपना इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर याद हो, जब न्यूट्रोफिल्स पढ़े थे, रेस्पिरेटरी ब्रेस्ट का वर्ड पढ़ा उसमें, उसका कंक्लूजन कर लेते हैं। जिसका कंक्लूजन ये था कि रेस्पिरेटरी ब्रेस्ट में क्या होता है, विद इन द सेल हम लोग बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या करते हैं कि फ्री रेडिकल्स के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। फ्री रेडिकल एज अ किलर एक्ट करता है फॉर दी बैक्टीरिया। अच्छा वहाँ हम लोग जब बच्चों को फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं तो बच्चों को कहते हैं ये मोड ऑफ एक्शन याद रखना है। जब आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे तो इसको कोरिलेट करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स ने क्या करना है, अमाउंट बढ़ी उसने बैक्टीरिया को किल करना है। अच्छा जी कैसे किल करना है, जर्नल सा रिवाइज करेंगे। स्लाइड के ऊपर आओ, पिक्चर के ऊपर आओ और जैसे जैसे मैं बोलूँ उस तरह से फॉलो करना। मैंने कहा जी फ्री रेडिकल्स की अमाउंट बढ़ेगी, पूरे साइकिल्स में नहीं जा रहे, डिस्कस कर लेते हैं जी कैसे बढ़ेगी। व्हेनेवर देयर विल बी हाइपर एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बच्चों जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हाइपर एक्टिवेशन
पास बढ़ना शुरू हो जाते हैं, विच विल एक्ट एज अ किलर फॉर द बैक्टीरिया। ठीक है, ओके, साइकिल की तरफ आओ। ओके, जब डायग्राम की तरफ बच्चों आ जाओ, वो एक सैक के अंदर अगर याद हो ना, जेपी की बुक में जाके रिवाइज करना, वहाँ इजी से दिया हुआ है। अच्छा, डायग्राम की तरफ आओ। अब देखो O2 माइनस का साइन नजर आ रहा है डायग्राम में, ये फ्री रेडिकल है। इस फ्री रेडिकल ने देखो किसी एक क्लस्टर के ऊपर, एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाके एक्ट कर रहा है, दैट इज आयरन सल्फर क्लस्टर, उसको डैमेज कर रहा है। फ्री रेडिकल बेसिकली क्या कर रहा है, उसको डैमेज कर रहा है। फ्री रेडिकल ने उसको डैमेज किया तो मेरे पास कौन सा आयन बना, फेरस, फेरस बन गया ना, फेरस की फेरिक, अच्छा मैं कह रही हूँ फेरस बन गया, F2 Fe2+, फेरस बन गया मेरे पास। ठीक है जी, मेरे पास फेरस बन गया। फेरस में आगे देखो क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहा है हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। अब ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल क्या करेंगे, बेसिकली किलिंग का काम करेंगे। दोबारा से फिजियोलॉजी की तरफ आ जाओ। फिजियोलॉजी में जब हम न्यूट्रोफिल्स, रेस्पिरेटरी ब्रेस्ट पढ़े थे, हमने कहा जी हाइड्रोक्सिल का लेवल बढ़ा, विद इन द सेल क्लोरीन के साथ उसने रिएक्ट किया, एसिड बनाया, एसिड ने क्या किया, बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, बेसिकली ये साइकिल थी। अब देखो इसमें इसी डायग्राम के अंदर एक पॉजिटिव फीडबैक का इफेक्ट भी जा रहा है। फेरस बन रहा है, क्या साइन है उसके ऊपर, +2 +3 किसके ऊपर साइन आ रहा है, मींस फेरस से फिर फेरिक भी बन रहा है। फेरिक किसको अगेंस्ट पॉजिटिव इफेक्ट पोटेंशिएट कर रहा है, क्लस्टर को, आयरन सल्फर क्लस्टर को और डैमेज कर रहा है, और डैमेज कर रहा है। दोबारा से जी फेरस बन रहा है और हाइड्रोक्सिल आयंस बन रहे हैं, एसिड बन रहा है, बैक्टीरिया की किलिंग हो रही है। ये कॉमन मैकेनिज्म है सारी एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ओके, अब जी कंक्लूजन क्या थी साइकिल में कि क्विनोलोन्स आपके सेल के अंदर गए, उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हाइपर एक्टिव किया, फ्री रेडिकल्स बनाए और बैक्टीरिया को किल। ओके, नेक्स्ट आ जाओ एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम की तरफ। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में क्या पढ़ा कि किसके अगेंस्ट एक्टिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव के अगेंस्ट। इसमें ही हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, फर्स्ट जनरेशन के ऊपर आ जाओ। फर्स्ट जनरेशन बुक का टेक्स्ट लिखा है जी, दे आर एक्टिव फॉर एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं ना। स्पेक्ट्रम की डायग्राम के ऊपर आ जाओ, पिंक कलर में हाईलाइटेड ग्राम नेगेटिव ही है ना। ओके, देन आ जाओ जी सेकंड जनरेशन के ऊपर। सेकंड जनरेशन की डायग्राम देखो, इसमें ग्राम पॉजिटिव ऐड होना शुरू हो गए, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, माइकोप्लाज्मा है, क्लेमाइडिया, मैंने कहा जी इंट्रासेल्युलर इंफेक्शन। ओके जी, नेक्स्ट आ जाओ जी थर्ड जनरेशन के ऊपर आ जाओ। थर्ड जनरेशन में गए, ग्राम बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है, सिमिलर लग रहा है, लेकिन जी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के नाम बढ़ गए, ग्राम पॉजिटिव के नाम बढ़ गए, नेगेटिव की एक्टिविटी मेंटेन है, कम नहीं हुई है। ऐसे ही है ना, मैंने नेगेटिव के ऊपर हाइलाइटर हटा तो नहीं ना दिया। ओके, देन आ जाओ जी फोर्थ जनरेशन में, पॉजिटिव और मजीद ज्यादा हो गया, ग्राम नेगेटिव है अभी भी, ग्राम नेगेटिव अभी भी है। फ्लोर उसमें सेफलोस्पोरिन्स में क्या हो रखा है, कम हो रही है, एक तरह मेंटेन कर रहे हैं नेगेटिव को और पॉजिटिव के अगेंस्ट बढ़ाता जा रहे हैं, ऐसे ही नजर आ रहे हैं ना। ओके जी, ये हम लोगों का स्पेक्ट्रम हम लोगों ने ऐसे पढ़ना, आप लोगों ने ऐसे याद रखना है। डिफरेंस आ गया ना क्लासिफिकेशन का। सेफलोस्पोरिन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स को इस तरह से हम लोग जनरेशन में क्लासीफाई करते हैं। बुक में पढ़ोगे 7th एडिशन में जनरेशन नहीं मिलेगी, साइड्स में जनरेशन लाजमी पढ़नी है क्योंकि आगे टेक्स्ट में इसने जनरेशन से डिस्कस की है। ओके जी, स्पेक्ट्रम अब जो बुक के अंदर 7th एडिशन में, ये डायग्राम 6th में भी थी, इसमें देखो जी इंडिकेशंस याद कर लेते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स की। कॉर्नर पे देखो एंथ्रेक्स लिखा हुआ है, एंथ्रेक्स किसने ड्रग लाइन ट्रीटमेंट क्या लिखी है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ओके, इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस। ओके,
इसके अलावा ऑल्टरनेट ड्रग कौन सी लिखी है? डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन क्या चीज थी? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर था। दो डिफरेंट क्लासेस आ गई ना? ओके। देन यूटीआईज के लिए इसी एक ने मुझे कहा सिप्रोफ्लॉक्सासिन करेक्ट था, लीवोफ्लॉक्सासिन भी है, ठीक है। लीवोफ्लॉक्सासिन लेकिन रेस्पिरेटरी के लिए ज्यादा। ओके। देन एनारोबिक इन्फेक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था ना, एनारोब्स के लिए। ओके। अब दूसरी साइड पे आ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए कौन सी ड्रग थी? और इसके अलावा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन भी है, मैंने हाईलाइट किया हुआ था ना टेक्स्ट में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को भी। ओके। देन जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज हाईली इफेक्टिव। जी मैंने अपना 6th एडिशन पढ़ा, उसमें लिखा था सिप्रोफ्लॉक्सासिन is used for cystic fibrosis, ठीक है। What is cystic fibrosis? लंग्स डैमेज होंगे, GIT डैमेज होगा आपका, ठीक है। दोनों चीजें डैमेज हो रही हैं। 7th एडिशन में था दिस इज यूज्ड फॉर cystic fibrosis, 6th एडिशन में। 7th एडिशन में उसने ये लाइन हटा दी, लेकिन गोल मोल सी करके आगे लिख दी, क्योंकि इसका मतलब एडवर्स इफेक्ट ज्यादा आ रहे थे। भी मैंने मेरे ज़हन में आगे एडवर्स इफेक्ट आ रहा था, कौन सा एडवर्स इफेक्ट था मुझे रिसर्च आर्टिकल देखने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे टेक्स्ट में ही एडवर्स इफेक्ट में लिखा तो दीज आर हेपेटोटॉक्सिक, ठीक है। बिन लिवर ऑलरेडी डैमेज है, देयर है हेपेटोटॉक्सिक, कोई ड्रग ट्रीटमेंट अवेलेबल है नहीं है, यूज फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। ट्राई तो करना है ना, पेशेंट तो सेव करना है ना, ठीक है। अब आ जाइए, अब आप रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने कहा जी रेजिस्टेंस आ जाएगी एंट्रेंस से, ठीक है, आ जाएगी डेफिनेटली, इसलिए तो रेजिस्टेंस आ रही है ना। रेजिस्टेंस मैंने कहा पोरेंस के जरिए जाएगी ड्रग, पोरेंस का साइज छोटा हो गया, पोरेंस का नंबर कम हो गया। एडिशनल बात इसमें लिखा है इफ्लक्स पम्प भी थे जो आउटसाइड लेकर जा रहे हैं, ठीक है। देन जी और रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म इसने क्या मेंशन किया है? एंजाइमेटिक, जैसा माइलोग्लाइकोसाइड्स में था ना एसिटाइल ट्रांसफरेसेस है, इसी तरह एसिटाइल ट्रांसफरेसेस ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, रेजिस्टेंस आ जाती है। डीएनए इटसेल्फ भी तो अपनी रेप्लिकेशन, वेरी गुड। डीएनए जी एंजाइम, मैं कहती हूं कि मेरे ये एंजाइम है, डीएनए अपने इस एंजाइम की जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दे तो तभी तो रेजिस्टेंस आ जाएगी ना, ठीक है। 3 मैकेनिज्म रेजिस्टेंस के हम लोगों ने पढ़े, पहले से शुरू कर लेते हैं जी। एंट्रेंस से, पोरेंस, एंट्रेंस में मसला आ गया, इफ्लक्स आ गई। दूसरा जी एंजाइम में मॉडिफिकेशन, जेनेटिक अल्टरेशन, म्यूटेशन होगी, ठीक है। थर्ड जी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में एसिटाइल ट्रांसफरेसेस वाला, ओके। ये चीज की एसिटाइल ट्रांसफरेसेस में इसने लिखा है जी टेक्स्ट के अंदर, जैसे अमीनो ग्लाइकोसाइड में था ना, इसी तरह इसके अंदर भी है, ओके। काइनेटिक्स मैंने एब्जॉर्प्शन की बात की, दे हैव वेरी गुड एब्जॉर्प्शन। अच्छा काइनेटिक्स की डायग्राम देखो, मुझे बताओ डायग्राम बनी हुई है ना, एक साइड पे टैबलेट ओरल डोजेज फॉर्म, एक साइड पे आईवी। कौन सी 3 ड्रग्स हैं जो ओरल और आईवी दोनों में आ रही हैं? मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ओके जी डन। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूशन देखो, एक इसमें दिया है वाटर के साथ, दूसरा दिए है मिल्क के साथ, तीसरा दिया है योगर्ट के साथ। एब्जॉर्प्शन किसके साथ ज्यादा है? वाटर के साथ। प्लेन सिंपल वाटर लें, दैट विल बी गुड एब्जॉर्प्शन। मिल्क लिया कम होगी, योगर्ट लिया और कम होगी। इट मींस इसके अंदर के टाइम्स बढ़ते गए ना, कैल्शियम मैग्नीशियम बढ़ते गए, सुक्रोज फेट वगैरह के साथ भी थे तो एब्जॉर्प्शन कम आए, यानी कि प्लेन लेनी है आप लोगों ने टैबलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जी, मैंने कहा जी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी है, 20 to 84% था, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, गुड। CNS क्रॉस कर जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ इलिमिनेशन, ज्यादातर डायग्राम में भी हमने देखा कौन से रूट से एक्सक्रीट हो रही है, किडनी से। रीनल पेशेंट के रीनल डैमेज जिन पेशेंट्स में हो तो डोज एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे इसने मॉक्सीफ्लॉक्सासिन से रिलेटेड बात याद रखना, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन टेक्स्ट पढ़ो, इज एक्सक्रीटेड प्राइमरीली बाय द लिवर एंड नो डोज एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। किसकी बात कर रहे हैं? कहां से एक्सक्रीट होगी? बाइलरी रूट से एक्सक्रीट होगी, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में जाएगी। बच्चों थोड़ा सा जनरल फार्माकोलॉजी रिवाइज लाजमी करने जी। अच्छा फिलहाल जी फ्लोरोक्विनोलोन्स किडनी से मोस्ट ऑफ दी
कीटो हुई, डोज एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। देन मॉक्सिफ्लोक्सासिन इज एक्सेप्शनल, कहाँ से एक्सक्रीट हो रही है, बाइबिल रूट से एक्सक्रीट हो रही है, जो डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी रीनल पेशेंट्स में नहीं होगी, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जी, सीएनएस से रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे, हेडेक, डिजीनेस डिस्कस किया था, टेंडन्स रप्चर कर जाएंगे, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ब्रेन से रिलेटेड इफेक्ट्स सारे हैं ना हम लोगों के पास, कंफ्यूजन, इंसोम्निया, एंजाइटी, ओके। फिर मैंने कहा कि फोटोटॉक्सिसिटी भी तो हो सकती है ना, सनबर्न्स हो गए, सनस्क्रीन यूज करें पेशेंट्स, ओके। देन इंपॉर्टेंट आर्थोपैथी, आर्थोपैथी इज रिलेटेड टू जॉइंट्स, इसमें लिखा है आर्थेल्जिया एंड आर्थराइटिस। आर्थेल्जिया मींस पेन, राइटिस आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, गुड। नेक्स्ट आ जाओ, अब जी 6th एडिशन जब था ना उसने ये लाइन क्लियर कट लिखी हुई थी, आर्टिकुलर कार्टिलेज इरोजन होगा बाय दीज ड्रग्स। आप लोगों की तो डीपीटी है ना, ज्यादा पता है ना कि इसमें क्या है, इसमें कार्टिलेज है क्या चीज, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या चीज है, कनेक्शन बनाते हैं, इसके एंड पे कनेक्शन बनाते हैं, जॉइंट्स बनाते हैं, वो ही डैमेज हो गया तो पेशेंट के लिए गुड है कि बैड है, बैड है, टेराटोजेनिक है, फीटस के लिए गुड है बैड है, बैड है भी क्यों बैड है, क्यों टेराटोजेनिक है, कार्टिलेज डैमेज कर रही है, टेंडन्स को रप्चर कर रही है, ओके जी। अब इसलिए जी उसने नेक्स्ट में लिख दिया, टेक्स्ट में 6th एडिशन में उसने क्लियरली लिखा डोंट यूज इन प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स भी इसे इस्तेमाल नहीं करेंगी, ओके। अब जी मैं आई, मैंने कहा ना कि इसने पिछले दफा टेक्स्ट में लिखा था सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए इस्तेमाल करें, अब मैं लिखा है यूज विद कॉशन। मैंने जो एडवर्स इफेक्ट देखे, एडवर्स इफेक्ट में था जी दिस इज हेपेटोटॉक्सिक, क्लियर है, लिखा है एडवर्स इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिक है, ठीक है। आगे से लिखा ब्लड ग्लूकोज डिस्टर्बेंस कॉज करता है, 7th एडिशन में लिखा ब्लड ग्लूकोज डिस्टर्बेंस कॉज करता है, जी 7th एडिशन में ये लिखा ग्लूकोज डिस्टर्बेंस कॉज करता है। 6th एडिशन में जी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था क्या डिस्टर्बेंस कॉज करता है, कभी हाइपो कभी हाइपरटेंसिस, डिस्टर्बेंस ये ना कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है जी। ये हम लोगों के बच्चों थे। एक और एडवर्स इफेक्ट, किसी को पिछली फार्माकोलॉजी याद हो, एंटी एरिथमिक ड्रग्स पढ़ रहे थे ना, एंटी एरिथमिक एरिथमिया के इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उसमें लिखा था साइड में दे आर प्रो एरिथमिक, खुद से ये एरिथमिया फिर भी कॉज कर सकते हैं। उसमें क्या था कि क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता था, क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता था, ये ड्रग्स क्यूटी इंटरवल बढ़ा देती, अगर ये भी क्यूटी इंटरवल बढ़ाती है इट मींस दे मे कॉज एरिथमिया, एरिथमिया के पेशेंट में हम लोग यूज नहीं, ओके जी। अब ये क्या है, इसने आगे लिख दिया सिप्रोफॉलोक्सासिन इनहिबिट द सेवरल एंजाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या है जी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इनहिबिट P450 एंजाइम्स, ठीक है। इट मींस वो एंजाइम्स, अब जो ड्रग्स इन एंजाइम्स के थ्रू मेटाबोलाइज हो रही हैं, ठीक है, अगर मैं इस एंजाइम को ब्लॉक कर दूं उन ड्रग्स का तो लेवल बढ़ गया, टॉक्सिसिटी आ जाएगी ना, क्लियर है यहाँ तक, ओके। क्यूटी इंटरवल क्या है, क्यूटी इंटरवल ईसीजी जब हम लोग पढ़ते हैं ना उसमें कभी देखो ना इस तरह से हमारे पास वो लाइंस बनी जाती है साथ, यस मैम, यस वो नहीं वो क्यूटी इंटरवल। अच्छा जी कंक्लूड कर लो एडवर्स इफेक्ट्स, डायरिया, नोजिया, हेडेक, डिजीनेस, लेक्टन रप्चर, एरिथमिया, सीजर्स एंड फोटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। आगे जी हम लोगों ने इसने लिख दिया है जी क्लिनिकल यूजेस हम लोगों ने डिस्कस की है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का क्या यूज था, लिवोफ्लॉक्सासिन का क्या यूज था, क्लियर हो गया बच्चों, कोई क्वेश्चन?